स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए हाइड्रोजन के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि समझिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में बात करें यानी नॉर्मल आम लोगों की आम गाड़ी में इलेक्ट्रिक बैटरी सिस्टम जीत चुका है। काम खत्म, दी एंड। मतलब बाकी सारी कंपनी को जोड़ी जितना हाइड्रोजन गाड़ी बना है वो कुछ पीस बने हैं, और जबकि यहाँ पे कई मॉडल्स हैं और कई 100 मतलब यूनिट्स मार्केट में आने लगे हैं। और अब हर देश में परसेंटेज में गिना जाने लगा कि 1% इलेक्ट्रिक हो गया है, 2% इलेक्ट्रिक हो गया है, और कन्वर्शन स्टार्ट हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आम लोगों के लिए तो जीत चुका है, वो काम हो गया, दी एंड। लेकिन अगर आप ट्रक के बारे में बात करते हैं, सेमी ट्रक्स, बड़े बड़े ट्रक के मामले में, तो वो नहीं जीत पाएगा उतना आसानी से। और चांसेस है कि शायद जीत ही कंपीट भी ना कर पाए, क्योंकि स्टार्टिंग कैपिटल कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और बैटरी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप रेंज बढ़ाने जाएंगे उसकी इफिशियंसी घटती चली जाती है। तो एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि आप रेंज एक लिमिट से ज़्यादा नहीं डाल सकते। जैसे कि कहा जाता है 500 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप डालने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब समझिए उतना फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आपका बैटरी बैंक बहुत हल्का है, जैसे मान लीजिए आपने रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर का दिया है, आप पर 100 किलोमीटर में कितना बिजली खा रहे हैं वो बहुत कम होता है। वहीं अगर आप 500 कर देते तो आप बैटरी का वेट तो कैरी कर रहे हैं, और वो तेल जैसा तो है नहीं कि जो उसका वजन हल्का होते जाएगा जैसे आप यूज़ करते जाएंगे। तो इसी कारण से बैटरी जो है ना बड़ा नहीं किया जा सकता कि आप सोचेंगे मैं बड़ा बैटरी डाल दूँ, नहीं कर सकते। आपको बस ऐसा करना उसकी एनर्जी डेंसिटी बढ़ाते चले जाएँ। लेकिन अब हम लोग लिथियम के केस में, लिथियम आयन के सिस्टम में या लिथियम पॉलीमर के केस में ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे मतलब अगर ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम है तो ऑलमोस्ट वहाँ पहुंच गए कि अब ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो हिसाब ये समझता ही समझ में आ गया कि अगर आप बड़े बड़े सेमी ट्रक बनाए तो बैटरी कर सकते हैं, संभव नहीं है लेकिन वो उतना प्रैक्टिकल नहीं साबित होगा। तो हाइड्रोजन वो सब जगह पे काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। और बहुत सारे जगह पे जहाँ पे फ्लीट व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए काफ़ी केसेस में ट्रक का ये रहता है कि रूल है कि ट्रक के अंदर जो एक ड्राइवर है वो सिर्फ 11 घंटा तक काम कर सकता है कंटिन्यूसली, उसके बाद उसको ब्रेक लेना, नहीं तो वो एक्सीडेंट कर देगा रोड पे। तो हिसाब किया जाता है कि एक ड्राइवर चला रहा, फिर दूसरा ड्राइवर मतलब टेक ओवर कर लेता है, लेकिन गाड़ी चलते रहती है। कई जगह ऐसे फ्लीट के सिस्टम होते हैं, कई जगह पे बहुत सारा जो हाई थ्रूपुट वेयर हाउस चलते हैं वो सब में हो सकता है उसका जो गाड़ी आते जाती है दिन रात सुबह शाम चलता रहता है। तो वो सब केस में गाड़ी को रोक के स्पीड चार्जिंग भी करना काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब उनको उस टाइम में जो स्लो चार्जिंग होती है कि भाई आपका 6-7 घंटा लगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन पे गाड़ी चला रहे हैं तो वो सूट करेगा। आम लोगों के लिए नहीं बात करो, लेकिन हैवी इंडस्ट्री के लिए ये काम कर सकता है। और फिर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें, ये बन चुका है, लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। ट्रेनिंग स्कूल्स तो इसके पीछे एकदम पागल हो जा रहे हैं, क्योंकि मतलब ट्रेनिंग स्कूल का सबसे बड़ा खर्चा होता है फ्यूल का। ये हटा दो, बहुत ये मतलब बहुत आसानी से कम बजट में कर देता है। दूसरा मतलब नॉइस पोल्यूशन कम होता है इसके चलते। तो जो मतलब ये सब जनरली ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे काफ़ी लोगों का घर है, काफ़ी कम्युनिटी रहती है, तो वहाँ पे भर्र करते रहेंगे सबके छत के ऊपर, तो दिमाग खराब होगा। तो ये नहीं करता उतना आवाज़, तो वो लोग भी काफ़ी खुश हैं। तो इलेक्ट्रिक एरोप्लेन आ चुका है मार्केट में, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा दूरी नहीं कर सकते। जैसे आप लोग काफ़ी केसेस में हो सकता है कि एक हब एयरपोर्ट है, जैसे मान लीजिए आपका दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, तो बड़े बड़े हब एयरपोर्ट्स हैं। तो हब एयरपोर्ट्स के आसपास भी बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट होंगे। इंडिया में कई सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, और जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ आया था कि 5 या 10 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, मतलब बन चुके हैं, बस उसको फाइनलाइज किया जाएगा नेक्स्ट 100 दिन में। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के हिसाब से कहा गया था। तो समझ लीजिए बहुत सारे छोटे एयरपोर्ट्स हैं। अगर ऐसा कर दिया जाए, बड़े से छोटे को जोड़ने का काम इलेक्ट्रिक से कर दिया जाए, बहुत बल्ले बल्ले, लेकिन कर ही नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रिक उतना रेंज नहीं देता, और अगर आप रेंज देंगे तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी एक आदमी को लेकर जाएंगे, वो तो होने से रहा। तो वो सब जगह पे हाइड्रोजन फायदेमंद साबित होगा। और ये समझिए कि लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज ये कर सकता है। जैसे कि मुझे ग्रिड स्केल में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी लगी है अभी तक एनर्जी स्टोरेज का, पम्प्ड हाइड्रो सबसे बेस्ट है, लेकिन वो चूजी बहुत है। और दूसरा जो कोई भी कहीं पे भी कर सकता है वो है क्रायोजेनिक एयर सिस्टम। लेकिन ये आपको ऑप्शन देता है कि आप एनर्जी स्टोर करके भूल जाइए, यानी कि आपको मान लीजिए गर्मी में दबा के बिजली पैदा हो रहा है, सोलर जरूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और प्लस गर्मी में विंड्स भी बहुत तेज चलते हैं, तो आपका विंड एनर्जी भी ओवर प्रोड्यूस कर रहा है। ये आप स्टोर कर सकते हैं कितने टाइम तक, यहीं पे हाइड्रोजन का सबसे बड़ा बात आता है, जो कि ये केमिकल फ्यूल के तौर पे बिहेव कर रहा है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं कि भैया ठंडे में मैं इसे इस्तेमाल करूँगा, मतलब गर्मी में जमा कर लीजिए, मार्च अप्रैल के आसपास जमा कर लीजिए, और इसे मतलब जनवरी में यूज़ कीजिए। ये करना पॉसिबल हो जाता है। ये थोड़ा नहीं, बहुत बड़ी बात है कि ये करना थियोरेटिकली पॉसिबल हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि काफ़ी लोग, जहाँ पे भी कोई भी एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात होता है, सब लोग मुंह खोल बोलते हैं सर हाइड्रोजन क्यों बनाते हैं। हिसाब यही, प्रोडक्शन में आप लुट जाओगे। प्रोडक्शन ये समझिए कि आप जो ये देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं, उसको क्लीन पानी चाहिए, ऑलमोस्ट डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। क्योंकि अगर वाटर में सॉल्ट्स रहा, जो कि होता है कि आपका कोई भी पानी लीजिए उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट्स रहते हैं, कौन से अलग अलग सॉल्ट्स रहता है वो डिपेंड करता है आपका बोरिंग कैसा है, उसके हिसाब से सॉल्ट्स रहेंगे, कुछ ना कुछ हमेशा रहता है, 100% डिस्टिल नहीं रहता। तो वो सब सॉल्ट जो है वो करोशन क्रिएट करता है, यानी कि जो मेटल्स हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं वो
सीधे करोड़ कर देगा, उसको खा जाएगा। आप खुद सोचिए कि मेटल का सब सिर्फ एक ही एनिमी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जंग। जंग हारता कैसे है मेटल? पानी से। आप पानी के अंदर डाल रहे हो, ऊपर से उसमें बिजली डाल रहे हैं, वो कितना सेकंड टिकेगा? मतलब लिटरली लोगों ने एल्युमिनियम से बनाया, स्वाहा, कॉपर डाला, स्वाहा, मतलब बिजली लिया, कॉपर डाला पानी में, खत्म खत्म गया, इलेक्ट्रोड्स आपका गया। तो हिसाब ये समझिए कि सॉल्ट्स एकदम कम होने चाहिए। और अगर गलत सॉल्ट इस्तेमाल करें, जैसे कि बहुत लोग टेबल सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, आप टॉक्सिक इमिशन करने लगेंगे, यानी कि क्लोरीन गैस निकालने लग जाएंगे। तो ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको सोच समझ के बनाना होता है कि पहला डिस्टिल वाटर है, और प्लस उसमें काफ़ी लोग एनर्जी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए रिएक्टेंट्स डालते हैं, या मतलब समझिए सॉल्ट्स डालते हैं जो उसका इफिशियंसी इंप्रूव करता है, लेकिन वो सॉल्ट चूज़ करना रहता है। और आप कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि कुछ भी आप डालते हैं, प्योर पानी सबसे बेस्ट आपको लॉन्जिविटी देगा, आपका मतलब सब बहुत लंबा आपका मेटल चलेगा। और साथ अभी का रिसेंट रिसर्च के हिसाब से ग्राफाइट सबसे लंबा चलता है, ग्राफाइट पे बनाइए, मतलब आपका पेंसिल वाला, वो सब बहुत लंबा चल सकता है। बाकी निकल भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कॉपर सब तो कॉपर एल्यूमिनियम हो जाता है। स्टेनलेस स्टील काफ़ी टिकता है, लेकिन प्रॉब्लम है स्टेनलेस स्टील में एक एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी कार्सिजेनिक है, यानी कि इंसान के कॉन्टैक्ट में आ गया तो आपको कैंसर दे सकता है। तो इसीलिए हर कोई यूज़ नहीं। और प्लस स्टेनलेस स्टील के साथ वर्क करना, कि मतलब स्टेनलेस स्टील में ड्रिल करना, ये सब करना बहुत फजीयत वाला होता है, तो इसीलिए हर कोई उसको पसंद भी नहीं करता। तो ग्राफाइट जो है वो नॉर्मल आप शीट से ले सकते हैं, उसको बना सकते हैं, मैंने नीचे वीडियो दे दिया है, देख सकते हैं। तो ये समझिए कि ये सोच समझ के करना होता है, उसमें कौन सा सॉल्ट डाल रहे हैं, उसका क्या रिएक्शन होगा, सॉल्ट से कितना एसिडिटी बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, वो सब आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। ये बहुत लोगों का कहते हैं पानी डालो हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। आप ऐसा कर जरूर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम प्योर डिस्टिल वाटर डाल दिया और उसमें बिजली डाल के इसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, वो होगा, लेकिन इफिशियंसी खराब हो जाएगी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बिजली खाने लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है, इसीलिए आप इसको कहीं पे भी जाके बस खरीद नहीं सकते कि भैया मेरे को हाइड्रोजन जनरेटर, तो ऐसा नहीं मिलता है मार्केट में। कारण वही है कि पहला स्टेप 1 में ही आप लुट जाओगे कि भैया पानी उतना साफ करके काम होगा, समुद्र से तो पानी ला नहीं सकते। और जो जो कंपनी ये सबको बड़े स्केल पे चलाती है, वो सब जनरली बहुत बड़ा आरओ प्लांट चलाती है, उस आरओ प्लांट से इसको मतलब पानी दिया जाता है, और फिर इसमें जो सॉल्ट डाला जाता है वो सेलेक्ट करके डाला जाता है कि कौन सा सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट हो या कौन सा सॉल्ट है जो उनका मतलब सिस्टम के साथ काम करे और मतलब सबसे कम करोशन दे। फिर किस तरह का इलेक्ट्रोलाइजर बना रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। पहला टाइप होता है प्रोटॉन एक्सचेंज मेंबर इलेक्ट्रोलाइजर, ये बहुत महंगा होता है क्योंकि ये फैंसी मेटल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्लेटिनम, तो समझ लीजिए दाम इसका बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये मतलब सस्ते मेटल से भी किया जा सके, सस्ते यानी गोल्ड से किया जा सके, प्लैटिनम के कंपेयर में गोल्ड सस्ता लगता है, तो वही समझिए काफ़ी लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट ये महंगा बहुत होता है लेकिन इफिशिएंट बहुत होता है, यानी कि इसके केस में आप पहुंच सकते हैं 75% इफिशियंसी, यानी कि आपने जितनी एनर्जी डाली उतना एनर्जी कॉन्टेंट आपके हाइड्रोजन में होगा, तो 75% आपको मिल जाता है। मतलब 100 वाट डालिए तो 75 वाट आपका हाइड्रोजन में है। आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते एकदम एग्जैक्टली, थर्मल एफिशिएंसी अपनी नहीं होती किसी चीज़ की, लेकिन समझिए आपको मतलब अराउंड 50% तो मिल ही जाना चाहिए। और दूसरा होता है अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर, ये जनरली जितने भी यूट्यूबर्स आप देखने बनाते हैं वो बना क्या रहे हैं, वो जनरली अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर बना रहे हैं। तो ये सस्ता बहुत होता है लेकिन इनएफिशिएंट होता है, कि आप बनाने का बना तो लो, लेकिन ये मतलब समझिए बहुत अगर अच्छे से नहीं बनाए तो 60% इफिशिएंट होता है, यानी कि 40% एनर्जी आपका सीधे सुहा हो गया। तो ये समझिए आप रियल लाइफ में 70% इफिशियंसी ही पहुंच सकते हैं। और दूसरा एक साइड होता है लो डेंसिटी का, यानी कि ये सब जो सेल्स दिखते हैं ये सब बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये सब होगा 100 मतलब 10 किलोवाट का, 20 किलोवाट का, ज़्यादा एनर्जी नहीं रखता। जो मैंने बड़े बड़े प्लांट देखे, ये बहुत बड़ा प्लांट है, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइजर सेल इतना बड़ा है, ये बहुत जगह खाता है। तो इसका दूसरा साइड इफेक्ट होता है कि अगर आप इसके साथ मुंह खोल के बोल रहे हैं भैया मेरे को तो दो, तो 10 मेगावाट का दो या 50 मेगावाट का दो या 600 मेगावाट का दो, बोले सर हमसे ना हो पावे। तो हिसाब वही समझिए, इसीलिए हर कोई हाइड्रोजन नहीं इस्तेमाल करता है, कोई नहीं करता है। रियल लाइफ में हाइड्रोजन कभी पानी से नहीं बनाया जाता। जनरली जितना भी हाइड्रोजन आप देखेंगे वो जनरली मीथेन से बनाया जाता है, मीथेन को स्टीम रिफॉर्मिंग करके बनाया जाता है, जनरली पानी से कोई नहीं बनाता है, लुट जाएंगे करेंगे वैसा। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी कभी आगे ही नहीं बढ़ेगी, स्टेप 1 में ही फेल हो जा रहे हैं। तो ऐसा असंभव नहीं है कि 70% में काम नहीं चल सकता, लेकिन आप समझिए 70% पहुंचने के लिए हम लोग लुट जा रहे हैं। और ये ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप फ़ोन उठाइए और मतलब 15-16 आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 50-60 तो आपके पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या स्टेप 1 में है। जैसे प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के पीछे काफ़ी लोग कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा कि हाइड्रोजन बहुत प्योर देता है और प्रेशर में देता है, यानी कि वो कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो प्रेशर में प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन बोलता है भैया इरिडियम डालो हमारे अंदर, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो हिसाब वही समझिए, प्रोडक्शन ही लोग लुट जाते हैं, इसीलिए इसके आगे कोई नहीं बढ़ता।
चलिए मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किसी तरह से सॉल्व कर दिया, अगर बहुत पैसा था, फिर स्टोरेज में आपका दिमाग खराब होगा। स्टोरेज में ये बात समझिए कि जो आपका हाइड्रोजन है, जैसे कि आप लोग बहुत सारा जो ये देखते हैं फ्यूल सेल देखते हैं, फ्यूल सेल नहीं, इलेक्ट्रोलाइजर देखते हैं पानी को ब्रेक करने वाला, वो जनरली होता है HHO, यानी कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में मिक्सड है। तो उसका क्या कर सकते हैं, उससे जनरली लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ आग लगा सकते हैं और कोई काम का नहीं होता है वो। लेकिन अगर आप उसे कुछ करना चाहते हैं तो आपको हाइड्रोजन अलग करना होगा। तो अलग करने के लिए जनरली आप फ्यूल सेल के पे ही अलग कीजिए, क्योंकि अगर मिक्स हो गया है तो वो खतरा है। क्योंकि अगर 97% प्योरिटी से अगर आप नीचे हैं, जैसे मान लीजिए 90% हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन सिर्फ 10% है, क्योंकि ऑब्वियसली पानी में दोनों चीज़ ही निकलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलना चाहिए। मतलब अगर थोड़ा सा कंटेमिनेशन रहा तो वो सब निकले तो बात अलग है, लेकिन जनरली आपको 97% प्योरिटी चाहिए। क्योंकि अगर उससे कम रहा, यानी मान लीजिए 95% हाइड्रोजन था और 5% ऑक्सीजन था, वो जब आप कंप्रेस करेंगे वो बूम हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, प्योरिटी 97% से ऊपर होना चाहिए, नहीं तो उससे सेफ ही नहीं माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कंप्रेसर से चलाए और बूम हो जाएगा, लेकिन वो बहुत खतरनाक हो जाता है। यानी कि नॉर्मल हाइड्रोजन टैंक में अगर थोड़ा सा स्पार्क हो, थोड़ा स्टैटिक बने तो वो संभाल लेगा, लेकिन अगर 97% से कम है उसका प्योरिटी, बूम हो जाइएगा। तो ये समझिए, ये दूसरा एक समस्या आता है कि भैया उतना साफ कैसे रखेंगे। और प्लस अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय के लिए, तो आपको लिक्विफाई करना पड़ेगा, यानी कि इसे लिक्विड हाइड्रोजन में बदलना पड़ेगा, यानी कि ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो तक ठंडा करना पड़ जाता है। और कंप्रेस करने में भी बहुत एनर्जी लगती है, प्लस लिक्विफैक्शन में उससे भी ज़्यादा एनर्जी लगता है। लेकिन हाँ, लिक्विफैक्शन में ये फायदा हो जाता है, कंप्रेस एयर के कंपैरिजन में अगर देखें तो लिक्विफाई करने का टैंक सस्ता पड़ता है। इंसुलेशन बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि वैक्यूम फ्लास्क बनाना पड़ता है, प्लस उसमें इंसुलेशन देना पड़ता है, लेकिन किया जरूर सकता है। तभी ये समझिए, ये नासा का फ्यूल टैंक है, मतलब शटल सबको फ्यूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो मेटल बनाए जाते हैं ये सबको हैंडल करने के लिए वो बहुत स्पेशल होना चाहिए। नाइट्रोजन आप लगभग किसी भी स्टील टैंक में डाल सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली जो उतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके। उसमें अगर आप हाइड्रोजन डालें, हाइड्रोजन मेटल के सीधे आर पार चला जाता है, हाइड्रोजन का ये अलग समस्या है। तो यही समझिए कि अगर आप हाइड्रोजन का टैंक भी बना, जैसे कि गाड़ी के केस में ये BMW का डिज़ाइन मॉकअप है, जिसमें वो लोग एकदम मतलब एक मेटल का समझिए शेल था, शेल के ऊपर कार्बन फाइबर की रैपिंग की गई ताकि वो हाई PSI बर्दाश्त कर सके। बहुत महंगा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो इसीलिए ये उतना आसान चीज़ नहीं जितना लोग सोच रहे थे कि मैंने हाइड्रोजन लिया उसको स्टोर कर लिया, उतना आसान नहीं है। और हैंडल विथ कॉशन हो जाता है, यानी कि गड़बड़ी होना, बूम बम्बड़ी होना, ये फटा तो सही में मतलब रॉकेट से ज़्यादा बूम करने वाला है ये। तो हिसाब वही समझिए कि स्टोरेज भी उतना आसान नहीं है। ठीक है, आपने किसी तरह करके इलेक्ट्रोलाइजर खरीद लिया, किसी तरह करके आपने उसको हाइड्रोजन को स्टोर भी कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये समझिए कि जनरली सबसे इफिशिएंट यूज़ कह सकते हैं, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, जहाँ पे मतलब होता है ना कि सही औजार को सही जगह पे इस्तेमाल करो, सबसे सही इस्तेमाल होगा इसका हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, यानी कि आपका ट्रक सब हो जाए। क्यों? तो ट्रक सब में क्या रहेगा? हाइड्रोजन के फ्यूल टैंक्स रहेंगे, और उससे वो फ्यूल सेल चलाएगा, फ्यूल सेल से बैटरी चलाएगा, बैटरी से आपका मोटर चल रहा है, उससे आप चलेंगे। ये मतलब समझिए बड़ी बड़ी कंपनी इस पे काम कर रही है, चाहे वो टोयोटा हो, मर्सिडीज़ हो, ये सब कंपनी इस पर कूद पड़ी है, इस पे काम कर रही है। और सब कंपनी का टारगेट है 2022 टू 2023 में एक दो मतलब प्रोडक्शन मॉडल मार्केट में उतार देना चाहते हैं। तो वहाँ पे इसका फायदा होगा, क्योंकि और कुछ इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। आप डीजल में जितनी एनर्जी होती है वो कोई और चीज़ तो दे नहीं सकता। बैटरी का मतलब बैटरी का ही वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हाइड्रोजन वाले में दो बेनिफिट मिला, पहला गाड़ी का वजन कम है, जो कि ब्रिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी ब्रिज से गुजरते हैं तो उसका मैक्सिमम टनेज कैपेसिटी रहता है आपका। मान लीजिए ट्रक का अगर खुद का वजन बहुत ज़्यादा है, तो ये होगा कि पेलोड जो यानी पीछे ले जा रहे हैं वो घटाना पड़ जाएगा, नहीं तो बहुत सारे ब्रिजेस से आप नहीं गुजर सकते। तो ये एक समस्या बन जाती है कि बैटरी का वेट ऐसा नहीं कि बस इग्नोर कर दो, तो उस जगह पे हाइड्रोजन बहुत फायदेमंद है। दूसरा, ट्रक के केसेस में हो सकता है कि मतलब वहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ दूसरा ड्राइवर पकड़ के उसको ले जाएगा, तो वो सब केसेस में रिफ्यूलिंग ये सब कुछ मिनट में होता है। बहुत केसेस में बड़े बड़े टैंक्स में भी आधा घंटा के अंदर हो जाएगा। आप DC फास्ट चार्जिंग करके भी आधा घंटा में ट्रक नहीं चार्ज कर पाएंगे। तो हिसाब वही समझिए कि वो सब केसेस में हैवी व्हीकल में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। प्लस अगर आपके पास बहुत हाइड्रोजन है, मतलब बम बम आपने इलेक्ट्रोलाइजर इतना बड़ा बना दिया कि मान लीजिए जैसे इंडिया के राजस्थान का जो बड़ा बड़ा सोलर फार्म है जो गीगावाट में आता है, उस लेवल का आपने इलेक्ट्रोलाइजर बना डाला कि एकदम भाई दबा के हाइड्रोजन पैदा करेंगे। अब अगर उतना हाइड्रोजन है तब आप उसका एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं कि उससे सीधे गैस टरबाइन वाले जितने पावर प्लांट्स हैं उसमें सीधे जला सकते हैं। गैस टरबाइन में जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेचुरल गैस, यानी कि जिसमें काफ़ी हाई मीथेन कॉन्सेंट्रेशन होता है। हाइड्रोजन के लिए ज्योमेट्री में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी और वो सीधा चलेगा, और एग्जॉस्ट जो होगा वो प्योर ये होगा, वाटर वेपर होगा, तो वो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। और टरबाइन को सीधे इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है कि पहले वो है मार्केट में बिकता है, आप खरीद सकते हैं, फ़ोन करके बोल सकते हैं भैया मेरे को दे दो, वो मिल जाएगा, किसी भी कितना भी मेगावाट का चाहते हैं मिल जाएगा। और उसमें स्पिनिंग मास का बेनिफिट आ जाएगा जो ग्रिड के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो वो एक किया जा सकता अगर आप बहुत हाइड्रोजन बनाए, क्योंकि गैस पावर प्लांट को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब टन्स में आपका हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होना चाहिए। फिर फ्यूल सेल,
फ्यूल सेल जो है ये फिर से उतना ही मुसीबत कर देता है जितना इलेक्ट्रोलाइजर मेहनत करता है, ये उसका दुगना मेहनत कराता है कि भैया कहाँ से इसको आप ऐसा मेटल से बनाओ जो इसमें आराम से ऑक्सीजन को आने जाने दे लेकिन नाइट्रोजन को ना आने जाने, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या दो चीज़ें सबसे बड़ा था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। फिर जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, इसीलिए जनरली इसका मतलब समझिए रिसर्च ऑलमोस्ट रोक दिया गया था कि भैया घुमा फिरा के प्लेटिनम से नीचे कोई उतार ही नहीं पा रहा था इसको, ये सीधे सीधे नोबल मेटल ग्रुप्स खाता है, तो उस सब केसेस में ये बहुत महंगा हो जाता है। तो इसीलिए इसको आप मतलब किसी के पास फ़ोन करके बोल दिए भैया हमको 10-20 मेगावाट का दो फ्यूल सेल, बोले भैया हमसे ना हो पाएगा। इसीलिए मैं बोला गैस टरबाइन जो है वो मिलता है मार्केट में, उसे आप अडाप्ट कर सकते हैं कि भैया हाइड्रोजन पे चलो, लेकिन फ्यूल सेल जो है ये उतना आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए इस फ्यूल सेल को ऐसा बनाना कि सस्ते में बनाया जा सके ज़रूरी है, नहीं तो जो कहते हैं ना ग्रिड स्केल में एनर्जी स्टोरेज करना वो नहीं पॉसिबल उतना। बहुत सारी यूरोपियन कंट्री खास करके जो आइलैंड टाइप जगह पे कि भैया आइलैंड से हम फंसे हुए हैं, वो लोग काफ़ी हाइड्रोजन खर्च कर रहे हैं। क्यों? हाइड्रोजन को सीधे यूज़ कर ले रहे हैं कि हाइड्रोजन को छोटे छोटे फ्यूल सेल में डाल के गाड़ी चला ले रहे हैं, या हाइड्रोजन को छोटा छोटा फ्यूल सेल में डाल के बोट चला ले रहे हैं, वो सब में हाइड्रोजन बहुत बढ़िया है, लेकिन एनर्जी स्टोरेज के तौर पे नहीं अच्छा है। क्योंकि टोटल इफिशियंसी देखें, यानी कि मान लीजिए आपने 1 गीगावाट एनर्जी डाला था, आप खुशकिस्मत होंगे अगर 0.5 गीगावाट बाहर निकाल लिए तो हिसाब वही समझिए। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं और हर स्टेप बहुत महंगा है। फ्यूल सेल वाला स्टेप तो भी मतलब ये तो बहुत महंगा है। टरबाइन वाले स्टेज में एटलीस्ट आपको ये बेनिफिट होगा कि वो सस्ते में होता ज़्यादा, लेकिन इफिशियंसी थोड़ी और घट जाएगी। तो हिसाब वही समझिए। इसीलिए हर कोई मुंह खोल के हाइड्रोजन नहीं कर रहे, जबकि बोल सब लोग कब से रहे हैं, मतलब 2008 में शायद होंडा ने पहली गाड़ी उतारी थी जो हाइड्रोजन पर चलती है। कैलिफोर्निया में कई सारे हाइड्रोजन के वो हैं, रिफ्यूलिंग स्टेशन हैं। बहुत कंट्री कोशिश की, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा ये सब रियल लाइफ में आके टकता है कि भैया बनाओगे कैसे हाइड्रोजन, रखोगे कैसे हाइड्रोजन, और उसको इस्तेमाल कैसे करोगे। कुछ कुछ केसेस में इसका यूज़ है, जैसे मैं हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केसेस में कह सकता हूँ उसका इस्तेमाल है, और जैसे गैस पावर प्लांट्स के केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी सब केस में मुझे उतना नहीं मिला, जब तक ये फ्यूल सेल का दाम नहीं घटाया जाए और आप किसी के पास फ़ोन करके नहीं बोल सको कि अरे भैया एबी, जैसे अभी आप एबीबी के पास फ़ोन कीजिए, अब बोलिए कि हमको बहुत सारा सिस्टम चाहिए, सोलर प्लांट चाहिए, ये सब चाहिए, बोले चुपचाप से मेरा पैसा लो, पैसा हमको दो, हम सामान दे देते हैं। वो अभी फ्यूल सेल के साथ नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन का यानी कोई मतलब नहीं, हाइड्रोजन के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग अल्टरनेटिव है, यानी कि यूरिया से बनाना, यानी कि यूरिन का जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है, यानी कि H2N और NH2 जो होता है, ये वीकली बॉन्डेड रहता है ऑक्सीजन से, कि थोड़ा सा आप इसमें प्यार डालिए, ये शांति से नाइट्रोजन अलग कर देता है और हाइड्रोजन अलग कर देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये लो एनर्जी में होता है, यानी कि सबसे लोएस्ट एनर्जी पे, यानी सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस पे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए आपको चाहिए 1.2 वोल्ट। रियल लाइफ में अभी तक कोई नहीं पहुंचा है वहाँ, जनरली 1.3 1.4 वोल्ट्स चाहिए ही, तभी जाके होगा। और आप देख लोगे भैया सब ये यूट्यूबर सब कहते हैं 12 वोल्ट यूज़ करते हैं, 24 वोल्ट यूज़ करते हैं। बात है कि आपका एनोड और कैथोड में जितना गैप रहेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। गैप जितना कम बल्ले बल्ले, गैप जितना दूर आपका वो होते जाएगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो यूरिया में एक चीज़ है, और यूरिया का लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो इतने कम एनर्जी में निकलता है कि हाइड्रोजन नेट पॉजिटिव में आता है, यानी कि आपने 10 किलोवाट दिया, वो आपको करीब करीब कहिए 12 किलोवाट का हाइड्रोजन दे दे रहा है। मतलब ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि यूरिया एक फ्यूल के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो आप बोलेंगे यूरिया में एनर्जी कहाँ से आई? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस ने आपने खाया तो आपका बॉडी उसका एनर्जी को इस्तेमाल करके यूरिया बना दिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, वो निकल गया आपके बॉडी से, तो आप उसको फिर से इस्तेमाल कीजिए। समझिए जैसे हम लोग खाते हैं, फिर टट्टी करते हैं, फिर वो टट्टी को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उससे मीथेन निकाल सकते हैं। वो एनर्जी कहाँ से आई? फोटोसिंथेसिस से। लंबा रास्ता से आया, लेकिन फोटोसिंथेसिस था। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो यूरिया में काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि वो बहुत लो एनर्जी पे बना सकता है। और लो वोल्टेज का फायदा ये भी होता है कि जो भी आप एनोड या कैथोड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका करोजन बहुत धीरे धीरे होगा। आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि पानी में यूरिया मिक्स कीजिए और उसके बाद उसको इलेक्ट्रोलाइज कीजिए। वोल्टेज कम रहेगा तो पानी को तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन यूरिया ब्रेक डाउन हो जाएगा, नाइट्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। नाइट्रोजन मतलब आप सेल भी कर सकते हैं या तो सीधे एटमॉस्फेयर वेंट कर सकते हैं। और प्लस नाइट्रोजन का एक साइड इफेक्ट नहीं है कि वो आग लगा देगा चीज़ों में, तो ये भी बहुत फायदेमंद है। और ह्यूमन यूरिन में बहुत होता है। प्लस फिश फार्म में जितने मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें, मतलब गौ फार्म देखिए, सब बहुत बनता है यूरिया, मतलब फ्री का बन रहा है, यानी जिसको आपको हैंडल करना, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को हैंडल करना बहुत बड़ा समस्या है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है यूरिया के तौर पे। तो सुएज ट्रीटमेंट में काफ़ी कंपनी को चाहिए, जैसे बीच में एक हल्ला हुआ था ना कि काफ़ी लोगों ने यूरिन से जनरेटर चलाया, वो वही कर रहे थे। यूरिन में यूरिया है, यूरिया को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन निकालते हैं और उससे आप जनरेटर चला सकते हैं। हाइड्रोजन से जनरली जनरेटर चलाने मना इसलिए किया जाता है कि हाइड्रोजन आरपीएम ज़्यादा देने लगता है, और प्लस
जो भी आप देख रहे हैं जनरेटर, कोई भी जनरेटर आज आप देख रहे हैं, उसमें 100 साल की रिसर्च लगी है। उसमें जो ऑयल लगा है वो हिसाब लगाया गया है कि कितने टेम्परेचर वो किससे रिएक्ट करेगा। अगर आप हाइड्रोजन डाल देते हैं वो नहीं काम कर पाएगा ठीक से। इसीलिए देखिए सीएनजी का कन्वर्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ और सोचने पड़ते हैं कि कैसे बस सीएनजी नहीं डाल दो, सोचना पड़ता है कि उसका क्या इमिशन होगा, कितना आरपीएम लिमिट करेंगे, कैसे ऐसा करें, वो वही समझिए। चलाने का आप चला सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़े पावर प्लांट्स नहीं चलने वाले। तो वही समझिए, यूरिया का इस्तेमाल करके आप बाईपास कर सकते हैं हाइड्रोजन का लिमिटेशन। तब ये हो सकता है कि आप आराम से जो भी आपका स्विच ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे एक सेक्शन है कि भैया जब बिजली ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसमें शांति से वो उससे आप हाइड्रोजन बना रहे हैं। उस हाइड्रोजन का आप क्या कर सकते हैं, वो आप पे हाइड्रोजन आपने सस्ते में बना लिया। मतलब समझिए अगर इसके केस में, यूरिया के केस में आप देखेंगे तो टोटल नेट आपका एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है कि मतलब आपने जितना मेगावाट लिया उस सीधा सीधा आपका हाइड्रोजन में बदल गया और उससे वापस आप एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्तर पे कहिए तो ऑलमोस्ट आपको लगेगा ऑन पेपर कि आप 100% इफिशियंसी पे चल रहे हो। 100% नहीं है क्योंकि मेन काम तो फोटोसिंथेसिस ने किया, लेकिन हमारे लिए तो वही है। और यूरिन को सॉल्व तो करना ही है क्योंकि हर कोई मूतता है और उसका साइड इफेक्ट होता है कि भैया वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट है। मतलब अगर दिल्ली का यूरिन का कलेक्शन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर उससे हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो बहुत अच्छा है। और वो हाइड्रोजन को आप ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों काफ़ी अच्छा यूज़ है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तब आप उसे टरबाइन में डाल के बिजली बना सकते हैं। और या तो आपके पास अगर मान लीजिए ये बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी मान लीजिए आपका फ्यूल सेल सस्ते में प्रोड्यूस हो रहा है जहाँ पे आप कई कई मेगावाट का बना सकते हैं, बल्ले बल्ले। तो अल्टरनेटिव में ज़्यादा स्कोप है। सीधा पानी से करना असंभव नहीं है, लेकिन उसमें आप जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप उसे पढ़ेंगे अल्कलाइन सेल के बारे में, जितना पढ़ेंगे प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के बारे में, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको कोई नहीं करता है। हर कोई जब देखो तब मुंह खोल के बोल देता है हाइड्रोजन क्यों बना देते हैं। आधा लोगों को पता ही नहीं कि आप बिजली, पानी और मेटल को एक साथ डालेंगे, मेटल की बैंड बच जाएगी। और सब इलेक्ट्रोलाइसिस में वही किया जाता है। तो इसीलिए अल्टरनेटिव में ज़्यादा है। और वोल्टेज कम होने के चलते वो ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि आप 100% इफिशियंसी पे पहुंच रहे हो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं ऐसा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक तो बात दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेकर, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।